लाइफ लेसन विथ बसंत गुरु जी के साथ हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे आज के आधुनिक दौर में जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती जा रही है, हम जितना ज़्यादा एजुकेशन को प्राप्त हो रहे हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति उतने ही ज़्यादा सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और विचारों का जो सदियों से परत दर परत हमारे डीएनए में जो शामिल हैं, वह विचार, वह परत एक के बाद एक अपना विस्तार लेता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हो क्या रहा है कि हम अपनी बौद्धिक, आत्मिक और व्यवहारिक, ये तीनों के बीच का जो बैलेंस है वो बिगड़ता चला जा रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। हमारे एक मित्र ने अपनी पीड़ा साझा किया है कि वह बहुत ज़्यादा मानसिक असंतुलन में जीवन जी रहा है। यद्यपि एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, आर्थिक संपन्नता है, सामाजिक सम्मान है, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह बहुत मजबूत है, पर वह उनके परिवार में और उनके घरों में मेंटल इशू बहुत ज़्यादा है। अलग अलग मानसिकताएं उस घर में कलह पैदा करते हैं। यानी इतनी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि हमारा एक पक्ष अंधेरा में चला गया है। अधिकार, अधिकार और अधिकार। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास भी अधिकार है, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, वगैरह 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 वगैरह। छोटे छोटे बातों में घर में बड़ी बड़ी कलह उत्पन्न होती है। बात छोटी और कलह बड़ी, बात छोटी और कलह बड़ी। परिवार कोई कानून से नहीं चलता। कानून हमारे अधिकारों को सुरक्षा तो देता है, पर हमारे कर्तव्य बोध को वह शायद जगा नहीं पाता है। हमारे अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं और परिवार प्रेम की धुरी होती है। परिवार में यदि आप बात अधिकार की बात करेंगे, परिवार में आप बात अपने एजुकेशन को ले आएंगे, आप परिवार के बीच में आप बात अपनी ईगो को ले आएंगे, आप परिवार में बात अपनी मान सम्मान को लेते आएंगे, आप परिवार में बात में आप शंका और कुढ़न करते रहेंगे, परिवार में आप बात में तरह तरह की आप बातें करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहेंगे मित्र, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे मित्र, एक दूसरे को समझने के बजाय उकसाने का काम करेंगे, समझने के बजाय अधिकार दिखाएंगे, समझने के बजाय आप अपना धौंस जमाते रहेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उस घर में तबाही तो सुनिश्चित है। चाहे आप जितना भी बड़े धार्मिक रूप में दिखाई देने वाला आपका घर हो, या आर्थिक रूप में दिखाई देने वाला घर हो, या राजनीतिक रूप में दिखाई देने वाला घर हो, या सामाजिक रूप में अच्छा बेहतरीन दिखाई देने वाला घर हो, बाहर से क्या होता है? बाहर तो एक डिजाइन है, बाहर तो एक लिपापोती है, बाहर तो एक भौतिक संसाधन का आकर्षण है। यह जो संसाधन है वे हमारे सुख सुविधा को बढ़ाता है, हमारे मस्तिष्क के क्षमता को नहीं बढ़ाता है। यह सुख सुविधा हमारे शरीर की आलस्य को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर में वो श्रम को जागृत नहीं करता। यह सुख सुविधा ठीक है, हमारे लिए है, हम इस पर उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग करने के बजाय हम भोग में उतर आते हैं। जब हम भोग में उतर आते हैं तो नाना प्रकार का व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। खाली दिमाग शैतान का घर। यदि उसके पास कोई मेहनत नहीं होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, यदि उसके अनुरूप कोई काम उसको नहीं मिलेगा, तो उसके दिमाग के भीतर में कुछ न कुछ तो बातें उठेगी। और यह मनोविकार, और ये जिसको हम मनोरोगी भी बोलते हैं, या अब इसको मेंटल इशू भी कह सकते हैं, सामाजिक इशू भी है, ये धार्मिक इशू भी है, और ये आध्यात्मिक इशू भी है। यानी कि आप कहेंगे कि भगवान, मैं तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, मेरा अधिकार है कि तुम प्रकट हो जाओ। तो नाम लेना तुम्हारा अधिकार है, बस आगे आपका अधिकार नहीं है। आप अपनी सीमा रेखा जब लांघ देते हैं, जब आप अतिक्रमण कर देते हैं,
दूसरे के अधिकार को भी आप अपने अधिकार एरिया में ले लेते हैं। जब आपका अतिक्रमण होता है, यही अतिक्रमण धीरे धीरे विचारों के साथ में गंदगियाँ पनपने लगती हैं, विचार में कूड़े करकट आने लगते हैं, और विचारों का परत हम सदियों से हमारे भीतर परोसा गया है। हमारा जो बचपन से लेकर के युवावस्था तक की जो तरह तरह के विचार पलते हैं, संस्कार पलते हैं, एक फ्रेम में हम बंधे होते हैं, एक ढांचा में हम बंधे होते हैं। हमारा देखने का नज़रिया होता है, लोगों उसके मिले उससे पहले उसके बारे में हम कुछ अपना विचार बना लेते हैं कि आदमी फला ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो ऐसे करते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, वो उधर देख दिया तो उनको देखते होंगे, वो जाते हैं बड़े बन ठन के तो न जाने किसको दिखाते होंगे, वो आते हैं तो बड़े रोते हुए आते हैं तो हमको ये पाखंड दिखा रहे हैं। भांति भांति की आपका विचार आपको तबाही क्यों ले जाता है। यही विचार धीरे धीरे में अंदर में सड़ने लगता है। मन के अंदर में वह जो एरिया में सड़ांध होता है, वहाँ कोई मवाद नहीं दिखता, वहाँ कोई बदबू नहीं दिखता, वहाँ आप डॉक्टर से चीर फाड़ नहीं करा सकते। तो मित्रों, और धीरे धीरे हमारा जो मानसिकता है वह एक रोग बन जाता है, उसमें एक विकृति आ जाता है, उसमें विकार आ जाता है, और हम इतने टैलेंट होते हैं कि हमारे यह मानसिक विकार को कोई दूसरा व्यक्ति तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक कि हमारा विकार बहुत ज़्यादा विकृत न हो जाए। और जब विकृत हो जाता है तब तक हमारा घर परिवार न जाने किस स्थिति में गुजर चुका होता है। अब इसको जानना भी आसान नहीं है, समझना भी आसान नहीं होता, और इसको ठीक करना भी आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो भी मानसिक विकार का शिकार है वह बुद्धिजीवी वर्ग से ज़्यादा होते हैं। अनपढ़ लोगों में भी होता है, गरीबों में भी होता है, पर वहाँ कठिन श्रम होने के कारण, आर्थिक तंगी होने के कारण उनकी जो ऊर्जा है वह श्रम में नियोजित हो जाता है, और श्रम में नियोजन होने के कारण उनकी जो मानसिक विकृति का जो एरिया था वो बदल जाता है। वो थकावट में सोता है और खूब नींद भर सोता है और पेट भर खाता है, और फिर पूरी जितनी उसकी श्रम शक्ति है उतनी वो कमाता है। इससे क्या होता है, उनके मनोविकार रोज़ का रोज़ ठीक हो जाता है, कम मात्रा में रहता है। और हमारे आर्थिक संपन्न जो लोग हैं, हमारे सामाजिक संपन्न जो लोग हैं, हमारे धार्मिक संपन्न जो लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक संपन्न जो परिवार है, ऐसे परिवार में ज़रा चौखटे बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़रा डिजाइन बहुत ज़्यादा होता है, बात बात पे संस्कार की दुहाई होती है। आप अपने मन के अंदर में कोई आपका बात निकल रहा है, आप उसे वह भय में, वह संस्कार का भय है कि मेरे विषय में लोग क्या सोचेंगे, और इस सोच के तहत में वह अपनी बातें बाहर वो नहीं निकाल पाती। अपनी इच्छाएं, अपनी अधूरी इच्छाएं, अपनी मानसिक इच्छाएं, अपनी शारीरिक इच्छाएं, तमाम तरह की इच्छाएं चौखटे में, फ्रेम में बंद हो जाता है। ये फ्रेम में बंद हो जाने के कारण वह धीरे धीरे घर कर लेता है और वह विकार को उत्पन्न करता है। वह मानसिक कल्पना की दुनिया में चला जाता है, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है तो थक नहीं रहे हैं शरीर, कोशिकाएं नहीं टूट रही है, नई कोशिकाओं का बेहतरीन पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है। हमारी जो सुख सुविधाएं हैं ये हमें मानसिक विकार की तरफ भी ले जाता है। शरीर के सुख केवल शरीर का सुख है, वह मानसिक सुख नहीं होता। मानसिक सुख और शरीर के सुख में हमको भेद करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हमारे पास अक्सर गलती क्या होते हैं मित्र, कि हम शरीर के सुख को मानसिक सुख समझ लेते हैं। देखो ना, हमारे घर में इतने सुख साधन है, आपको क्या तकलीफ है? तो बोलते हैं ठीक है, सुख साधन तो है, पर आप बड़े हरामी किस्म के हो, आप बड़े एक किस्म के हो, आपके 4 लोगों से वगैरह वगैरह संबंध है, आप उधर उधर मुंह मारते फिरते रहते हो, आपका चरित्र बड़ी गंदा है, आप किसको बन ठन के दिखाते हो। छोटी छोटी ऐसे ऐसे वाहियात चीज़ों पर हमारा घर परिवार उलझ जाता है, और कभी आँख के सुख के लिए, कभी कान के सुख के लिए, कभी मन के सुख के लिए, कभी शरीर के सुख के लिए न जाने क्या क्या उपद्रव अंदर ही अंदर चोरी छिपे, चोरी कर्म से चोरी छिपे वो होते होते, दबाते दबाते, छिपाते छिपाते वह एक ऐसा विकार उत्पन्न हो जाता है कि वह घर परिवार में एक व्यक्ति को यदि मनोविकार से ग्रसित हो गया
तो वो खुद को तो भी डैमेज करता है, क्योंकि उसकी आत्महत्या की शुरुआत है ये खुद की अपने ही घातक है। वो खुद के लिए भी बहुत नुकसान है और अपने वातावरण को भी वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। मित्र, शिक्षा अच्छी बात है, पर शिक्षा में यदि विज्ञान न हो, यदि शिक्षा में ज्ञान न हो, यदि शिक्षा में अध्यात्म न हो, यदि शिक्षा में प्रेम न हो, यदि शिक्षा में करुणा न हो, यदि शिक्षा में दया न हो, यदि शिक्षा में सोचने की विस्तार न हो, यदि शिक्षा में हमारा मस्तिष्क का दायरा ओपन न हो, स्वच्छ न हो, स्वच्छंद न हो, और एक दूसरे को समझने की यदि शक्ति उत्पन्न न करता हो, यदि परिस्थिति को समझने की शक्ति उत्पन्न न करता हो, यदि हम लोगों को समझने की समझदारी उत्पन्न न करता हो, तो यही एजुकेशन, यही शिक्षा आपको मनोरोग की तरफ तेजी से ले जाता है। क्योंकि स्कूलों में, विद्यालयों में और इंस्टीट्यूटों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्ञान तो सिखाई जाती है, एजुकेशन तो बताई जाती है, अधिकार के बारे में बहुत बताई जाती है, या देश दुनिया के बारे में बहुत बताई जाती है मित्रों, लेकिन जो जीवन का पाठशाला है, जो घर का पाठशाला है, जो भीतरी संसार का पाठशाला है, जो ये परिवार होता है, और परिवार में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं होने के कारण हमारे अंदर वो समझदारी विकसित नहीं होता है, हमारे अंदर वो विवेक उत्पन्न नहीं होता है, हमारे अंदर वो सहन शक्ति उत्पन्न नहीं होता है, हमारे अंदर वह भाव उत्पन्न नहीं होता है, वह करुणा का भाव नहीं आता, वो दया का भाव नहीं आता, वो प्रेम का भाव नहीं आता, वो आत्मीयता की भाव नहीं आती। वो ऐसे इस भाव के अभाव के कारण विकार का धीरे धीरे विकृत हो जाना तय हो जाता है। मित्र, तो समझिए इस बात को कि डॉक्टर की इलाज ठीक है, हम डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, यदि विकृति बहुत ज़्यादा है, मनोविकृति बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी तो एक के कारण पूरे फैमिली को भी मनोरोग का शिकार हो जाता है, और पूरा फैमिली को भी इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ता है। छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक के और मनोरोग से ग्रसित रहते हैं, और वो पूरा परिवार में ऐसा सब के सब तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। टेंशन टेंशन टेंशन, और इस टेंशन में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होता, फिर टेंशन न जाने उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, क्योंकि टेंशन एक ऐसा तलवार है, चलता है तो सामने वाला मरता है, और नहीं चलता है तो आदमी खुद में डैमेज हो जाता है। यह टेंशन दोनों तरफ से धार कर वाला तलवार है। यदि आपने टेंशन को दबा दिया तो स्वयं तबाह हो जाओगे, यदि टेंशन को निकाल दिया तो परिवार तबाह हो जाएगा। यह टेंशन को समझदारी से ही केवल हल किया जा सकता है। सहनशीलता इसका उपाय नहीं है, समझदारी ही इसका उपाय है। विवेक और समझदारी और विस्तार से सोचने की दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण में यदि प्रेम होगा परिवार के प्रति, केवल आप अधिकार की बात करेंगे मित्र, तो नहीं चलेगा। ईगो को लेकर के आप चलेंगे तो नहीं चलेगा। तो परिवार में समझिए, परिवार में ईगो नहीं होनी चाहिए। परिवार में आप बात का अधिकार नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य को आप स्थान दीजिए, प्रेम को आप स्थान दीजिए, परस्पर सहयोग को स्थान दीजिए, एक दूसरे के पीड़ा को समझने को स्थान दीजिए, एक दूसरे के बातों को समझने को स्थान दीजिए, एक दूसरे के साथ में समय बिताएं, भावना को देखें, समझें, और हम एक दूसरे की भावना को समझें। केवल शिकायत ना करते रहे कि मेरी भावना नहीं समझी जाती, मेरे अधिकार का कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई इस घर में महत्व नहीं है, मेरा सम्मान नहीं होता, मेरा हमेशा अपमान होता है, सब लोग झूठे हैं, सब लोग फलाने हैं, सब लोग ठिकाने हैं, ऐसा है वैसा है। आप जब तक इस तरह से जीवन जियोगे मित्र, तो यह मनोरोग का पहला लक्षण है, अब मनोविकृति का यह पहला लक्षण है। ठीक है, आप जैसे हमारे डॉक्टर लोग बोलते हैं क्या गुमसुम बैठे रहते हैं क्या एक किसी कोने में, तो वो गुमसुम वाला तो दूसरा विकृति का शिकार है, डर का शिकार है, भय का शिकार है, और अपने ईगो हर्ट होने का शिकार है। कोई व्यक्ति बहुत वशाल होते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, तो आप जल्दी समझ जाते हैं ये मेंटल है। लेकिन जो व्यक्ति सधा हुआ जीवन जीता है, बाहर से कहीं मेंटल का लक्षण नहीं दिखाई देता, पर वह बहुत बड़ा मेंटल होता है। ऐसे जो दोहरा चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, दोहरा और तिहरा चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, कि अकेले में उसकी जो संसार होता है, उसका जो इमेजिंग होता है, बिल्कुल हकीकत उसको समझ में आता है, उसके लिए वह हकीकत हो जाता है वह इमेजिंग, और यह जो नकली बीमारी इसमें असली पीड़ा से ग्रस्त हो जाता है। वह उसका इमेज नकली है, पर उस संसार में वह असली की तरह उसे समझ में आता है, और वह उसे असली ही मानता है, क्योंकि उसके नकली और असली में उसे कोई भेद दिखाई नहीं देता।
इसके कारण उसको हर वह तथ्य असली समझ लगता है जो उसके भ्रम से उत्पन्न हुआ है, जो उसके वहम से उत्पन्न हुआ है, जो उसके शंका से उत्पन्न हुआ है, जो उसके विचार से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न तो उसके विचार से हुआ था, वहम से हुआ था, भ्रम से हुआ था, शंका से हुआ था, लेकिन अब उसके जीवन में वह हकीकत बन के चारों तरफ से रील उसके चलने लगता है। यह रियल लाइफ में वह रियल लाइफ घुस जाता है। जैसे रियल लाइफ में रियल लाइफ घुसता है तो वह दोनों में फर्क नहीं कर पाता और उसका जो दिमाग होता है फिर वह विकार से ग्रस्त हो जाता है। मित्रों, घर में झगड़े होते हैं, टंटे होते हैं, लड़ाई होते रहते हैं, मारपीट होते रहते हैं और उसका कहीं कोई समाधान नहीं होता। दोनों पक्ष कभी कभी ससुराल वालों के साथ में, लोगों के साथ में, पड़ोसी के साथ में, न जाने किनके साथ कितने बार हम उठक बैठक लगाते हैं और एक दूसरे के ऊपर किलो किलो, क्विंटल क्विंटल आरोप प्रत्यारोप, शिकायत, आरोप प्रत्यारोप, शिकायत और छीछा लेदर पूरी पलीता लगाता है, पूरी मट्ठा फेर देते हैं जीवन के इस खीर में, इस क्षीर को, इस दुग्ध को। जीवन के जो सुनहरे पल है, जो परिवार के जो स्वर्णिम पल होते हैं, जो परिवार का एक महकता हुआ, जो गुलाब की से भी और सुगंधित महकता हुआ जीवन होना चाहिए था, जो विकास का सहचर्य होना चाहिए था, जो विकास में एक दूसरे का भागीदारी बनना चाहिए था, जो आत्मिक प्रगति करते, सामाजिक प्रगति करते, आर्थिक प्रगति करते, सारे प्रगति के द्वार गड्ढ कटर मटर करके पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है मनोविकार। तो इस मन के संसार को समझिए। ये शरीर नहीं है कि डॉक्टर देखे, एक्सरा करे और समझ जाए, सोनोग्राफी करे और समझ जाए, एक अंदर में एंडोस्कोपी कैमरा लगा दे और समझ जाए। ये मन के भीतर, जो मन के तल में चलने वाला जो संसार होता है, यह मन जो हमारा डीएनए से प्रभावित रहता है, यह मन जो हमारे बचपना से लेकर युवावस्था तक प्रभावित होता है, ये इस मन में जो हमारा एजुकेशन प्रभावित करता है, हमारे संगी साथी प्रभावित करते हैं, हम जिनके साथ संगति है वो हमें प्रभावित करता है, जिनके साथ हम खाते पीते वो हमें प्रभावित करता है, जिनके साथ हम विचार विमर्श करते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं। और जिसका मन कच्चा है मित्र, तो फिर उसको विकार से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वह कच्चे मन वाला व्यक्ति का हर चीज कच्चा हो जाता है। वो सुनेगा कुछ, समझेगा कुछ, देखेगा कुछ, समझेगा कुछ, कोई व्यक्ति उसको बोलेंगे कुछ और उसका अर्थ लगाएगा वो कुछ, और ये कुछ का कुछ के कारण बहुत कुछ जीवन में तबाह हो जाता है। तो ये कुछ के कुछ को समझना बहुत जरूरी है। और चूंकि ये मन के सूक्ष्म तल पर होते हैं, ये बहुत बार के होते हैं, इसको समझने के लिए एक बहुत आपको धैर्य की जरूरत होगा। उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जब समझने आप तो समझ गए, पर आप उसको समझाओगे कैसे? क्योंकि उसका रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई उसको फर्क नहीं लगता है। इसीलिए मनोरोगी को पहले कुछ दवाएं दी जाती है, कुछ केमिकल दी जाती है, ताकि उसका कुछ जो इमेजिंग रियल और रियल लाइफ में एक जैसे जो इमेजिंग हो रहा है, उस इमेजिंग को कंट्रोल किया जाए। और जैसे जैसे उसकी दिमाग, उसका मस्तिष्क, उसका जो सेकंड पर्सनालिटी, जैसे जैसे उसका मेमोरी कमज़ोर पड़ता है, सेकंड पर्सनालिटी हावी होना कम हो जाता है, तो उसका जो वास्तविक व्यक्तित्व है, उसका जो जीवन का व्यक्तित्व है, वो जिसका जो स्वाभाविक व्यक्तित्व है, वो फिर बाहर आता है। क्योंकि इस डबल पर्सनालिटी में उसको पहले से जो बेजा कब्जा कर रखा है सेकंड पर्सनालिटी, उसको हमको कहीं न कहीं पीछे धकेलना पड़ता है। अब इसका उपचार क्या है? तो मित्रों, इसका तो सीधा से उपचार है कि हम जैसे जैसे इस घर में ऐसा माहौल बन जाए, तो हमारे फैमिली को डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास, काउंसलर के पास, सलाहकार के पास जरूर जाना चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था, पहले प्राचीन युग में क्या होता था, इसके लिए गुरु होते थे। गुरु आश्रम में जाते थे, लोग अपनी समस्या बताते थे। क्योंकि गुरु का कथन सबको वो मान्य होता था, वो भीतर से उनकी श्रद्धा से रहते थे, इसलिए तो श्रद्धा वाले व्यक्ति उसका इलाज कर सकता है। आज भी आपका वही व्यक्ति इलाज कर सकता है जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, आपके परिवार की श्रद्धा हो, आपको लगता हो कि आपका ये 100% हितैषी है, ये कभी आपको गलत सलाह दे ही नहीं सकते, आपके मन में यदि पक्का भरोसा है, परिवार की भरोसा है, ऐसे व्यक्ति भी आपको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सलाह इसलिए जाती है, डॉक्टर इस विषय में, रसायन के विषय में, इस मेंटल के विषय में, वो उनकी अपना अध्ययन होता है, उनके अध्ययन के कारण हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर संपूर्ण नहीं होता, इसका सही इलाज
पूरे परिवार को बदलने में होता है, एक दूसरे को समझने में होता है, समझदारी विकसित करने में होता है, एक दूसरे को समय देने में होता है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देने में होता है, एक दूसरे को प्रेम करने में ही होता है। अंततः डॉक्टर जितना भी उपाय कर ले मित्र, अंतिम उपाय तो आपके परिवार को ही करना है, आपके परिवार को ही समझना है, आपके परिवार को ही दिशा बदलना है, आपके परिवार को ही वातावरण बदलना है, आपके परिवार को ही एटमॉस्फेयर बदलना है, आपके परिवार को ही मौसम बदलना है, आपके परिवार को ही जीवन में खुशबू लाना है, आपके परिवार को ही सब कुछ सहना है और नए जीवन के लिए एक दूसरे का सपोर्ट भी करना है। मित्र, यदि आपके घर में कोई इस तरह से हरकतें हो रही है, आपके परिवार में यदि सुकून नहीं है, आपके मन में शंकाओं का दौर चल रहा है, आपके मन में वहम पल जाता है, आपको भ्रम और वास्तविकता में फ़र्क समझ नहीं आता है, आप बात बात में चिढ़ते रहते हैं, आप बात बात में टेंशनाइड होते रहते हैं, आप बात बात में कुछ का कुछ कदम उठा रहे हैं, आप अपने जीवन के साथ अपने ग्रंथियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप अपने उम्र को अपने निकलने वाली भावनाओं को दबा रहे हैं, आपके अंदर में जो कामनाएं उसे दबा रहे हैं, आपके अंदर में वासनाएं यदि उसे दबा रहे हैं, आपके अंदर में लोभ है उसे कोई यदि दबा रहे हैं, आपके अंदर में कोई तृष्णा है यदि आप उसको दबा रहे हैं, आपके अंदर में कोई वहम उसको दबा रहे हैं, आपके अंदर में कोई जलन उसको दबा रहे हैं, तो जो आप व्यक्ति दबा रहे हैं, ये जितने भी दबाने वाले व्यक्ति हैं वह मनोरोग का शिकार हो ही जाता है, मन विकृति आ ही जाते हैं। मित्र, तो यदि आप दबा रहे हैं, हर चीज़ को दबा रहे हैं, बाहर दुनिया को शानदार दिखाने के लिए, बाहरी दुनिया में अपने इमेज अच्छा रखने के लिए, बाहरी दुनिया क्या बताने के लिए, आई एम स्मार्ट मैन, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत सुंदर आदमी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। कई लोगों को तो अपने आप को कमीना कहने में आनंद आता है और कहते हैं मैं बड़े कमीना टाइप का आदमी हूँ यार, और उसमें उसको आनंद आता है। कोई बोलता है मैं बड़े हरामी टाइप का आदमी हूँ यार, उसको बड़ा आनंद आता है। कोई बोलता है मैं बहुत कमीनी हूँ, मैं बहुत हरामी हूँ, वो बड़े शौक से और शान से बताते हैं। तो ऐसे जो भी असामान्य तरह से जिसका व्यवहार हो, जिसका सोचने का तरीका असामान्य हो, जिसका जीवन जीने का तरीका असामान्य हो, और जो हर चीज़ को दबाने का तरीका असामान्य हो, ये असामान्य व्यक्ति ही उस मनोविकार के शिकार रहते हैं, मनोविकार के शिकार रहते हैं। मित्र, आपके भीतर में कहीं भी यदि पल रहा होगा, किसी कोने में यदि दबाने की जो प्रक्रिया चल रहा होगा, क्योंकि वासना आदमी को बहुत ज़्यादा विकृति लाती है, कामना बहुत ज़्यादा विकृति लाता है। यदि आप दोनों को दबा रहे हैं मित्र, तो आप निस्संदेह आप मनोचिकित्सक से सलाह लीजिए। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। सलाह लीजिए, अपने जीवन को अच्छा कीजिए, दुनिया को कहने दीजिए, लोगों को कहने दीजिए कि अरे इसको क्या हो गया है, ये मनोचिकित्सक के पास क्यों गया था, ये दुनिया है अपने बुराई को दबाने के लिए दूसरे को हंसने की पहली प्रक्रिया अपनाता है। और ये जो हंसने वाले व्यक्ति होते हैं वह भी मनोविकार से ग्रसित होते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है, सिर्फ उपहास उड़ाते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं। ये जितने भी उपहास उड़ाने वाले व्यक्ति हैं ये सब भी मनोविकार के ग्रसित हैं। जितने भी, वो चाहे उम्र उसका कोई भी क्यों ना हो, जिसने भी किसी के परिस्थिति का खिल्ली उड़ाया, जिसने भी किसी के रोग का खिल्ली उड़ाया, जिसने भी किसी की इस परिस्थिति का खिल्ली उड़ाता है, तो आप समझ जाइए कि यह व्यक्ति तो दया के पात्र है, इसके अंदर भी मनोविकार है। तो मित्र, देर ना किया जाए, आपके परिस्थिति को समझा जाए, और अपने परिस्थिति में कहीं ऐसा दबाने की भाव आता हो तो निश्चित तौर से आप चिकित्सक से सलाह लीजिए, अपने आध्यात्मिक गुरुओं से सलाह लीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, अपने अच्छे मित्र यदि हैं तो उस मित्र से आप सलाह लीजिए। लेकिन गलत सलाह आपको तबाह कर देगा। गलत व्यक्ति से यदि आप सलाह लेंगे तो आपको और तबाह कर देगा। आपका गलत श्रद्धा आपको और तबाह कर देगा, आपका गलत विश्वास आपको और तबाह कर देगा, आपकी गलत रास्ता में पड़ जाओगे तो आप और तबाह हो जाओगे। तो रास्ता का चयन और अपना चिकित्सक का चयन और अपना मार्गदर्शक का चयन आप बहुत सोच विचार कर कीजिए मित्र, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपने इस मन के तल में जीवन जीने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी इसके शिकार हैं, जो भी उसके मन में विकृति है, जो भी विकार है, उसको नए सिरे से समझिए। परिस्थितिवश हो जाता है, आप इलाज कराइए और अपने जीवन को नया बनाइए। अपने जीवन को नया बनाइए, जो भी तरीका आपके जीवन में है उसको लाइए और प्रभु के
इस दिया हुआ संसार में आपका शरीर, आपका मन, आपका जीवन बहुत कीमती है। इस अपने जीवन की कीमत को समझिए मित्र, अपने जन्म की कीमत को समझिए, और अपने इस जन्म और जीवन की कीमत को यदि आप समझ जाते हैं तो सारे विकार धीरे धीरे ध्वस्त हो जाते हैं। अपने वाणी को विराम देते हुए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।